हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है और हमें भी इस कोरोना से लड़ना है, इसीलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। Hello, dear students and friends. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक लेक्चर 3 बहुत ही आसान टेक्निक के साथ। स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 स्टार्ट करने के पहले लेक्चर 2 में हमने स्टडी किया था स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न मीन्स ऐसा स्टेटमेंट जो फॉर्म होता है कुछ सिंपल स्टेटमेंट जैसे कि PQR और एक या एक से ज़्यादा कनेक्टिव्स के कॉम्बिनेशन के साथ, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स जैसे दो स्टेटमेंट पैटर्न है हमारे पास S1 एंड S2, उसे हम लॉजिकल इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स इन देयर जॉइंट ट्रूथ टेबल। यानी जब उनका हम जॉइंट ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाला स्टेटमेंट पैटर्न और राइट हैंड साइड में रहने वाला स्टेटमेंट पैटर्न, इनकी ट्रूथ वैल्यू यदि सेम होती है तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। देन स्टडी किए थे टोटोलॉजी। जब हम कोई ट्रूथ टेबल बनाते हैं और ट्रूथ टेबल में जो लास्ट वाला कॉलम होगा उस लास्ट कॉलम की सारी ट्रूथ वैल्यूज यदि ट्रू होती होंगी तो ऐसे पैटर्न को हम कहेंगे टोटोलॉजी। फिर कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम की ट्रूथ वैल्यू यदि F होती है तो ऐसे पैटर्न को कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, एंड जो ना तो टोटोलॉजी होगा ना तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा उसे कहेंगे कॉन्टिंजेंसी। फिर उसमें हमने एक मेन टेक्निक के साथ ट्रूथ टेबल को कैसे बनाना चाहिए ये हम स्टडी कर चुके हैं। नंबर ऑफ रो कितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो इसकी एक बहुत आसान टेक्निक मैंने यहाँ पर वीडियो 2 में बताई है और साथ में हमने 1.2 को भी कवर किया है। तो इन सभी की स्टडी करने के लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर। स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 में हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूअल्स, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन, और इन टॉपिक के ऊपर आधारित एक्सरसाइज 1.3। पहले हम देखेंगे कि क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वांटिफायर्स यानी क्या? कुछ स्पेशल वर्ड्स है जैसे कि देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल, इन वर्ड्स को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स। इन वर्ड्स का यूज़ कहाँ और कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल के ऊपर से देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेट है, मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और एक ओपन सेंटेंस है। वो ट्रू और फॉल्स कब होगा? जब हम उस ओपन सेंटेंस में जो वेरिएबल होंगे उन्हें क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे और उनके जगह लगा देंगे स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट। यानी वो जो गिवन सेट है उसमें से हम एक स्पेशल वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे? ओपन सेंटेंस में, और वो क्या कहलाएगा? ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे ओपन सेंटेंस में जो हम एक स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे कि देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? क्वांटिफायर्स। यानी सिंपल याद रख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल, इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। इसके 2 टाइप्स है, एक तो यूनिवर्सल एंड सेकंड एग्जिस्टेंशियल। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर मीन्स द क्वांटिफायर फॉर ऑल। ये जो फॉर ऑल है इस क्वांटिफायर को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और जिसे डिनोट करते हैं ये सिंबल से, जिसे फॉर एवरी या फिर फॉर
ऑल कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब ये जो फॉर एवरी है, अब फॉर एवरी का मतलब क्या होता है कि सेट के जो सारे एलिमेंट्स है वो गिवन कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होगा कि जो एक सेट होगा उसके सारे जो एलिमेंट्स है वो गिवन कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद सेकंड टाइप है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब द क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से और जिसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो सिंबल है देयर एग्जिस्ट मतलब ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है यहाँ पे क्या होता होगा, तो से जो हमारे पास एक गिवन सेट होगा उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। आई रिपीट, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है, जो गिवन सेट है उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे गिवन कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। समझ में आ गया यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल। इसके ऊपर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड एकदम अपने फैमिली वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अपने फैमिली में जैसे 5 मेंबर्स हैं, माँ, बाप, भाई, बहन और हमारे एक ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। अब ये 5 मेंबर मतलब एक गिवन सेट हो गया, ठीक है। अब कंडीशन कौन सी है, तो कंडीशन ये है कि हमारे मेंबर्स में से कितने को इंग्लिश बोलते और लिखते आती है। एग्जाम्पल समझ में आ गया, इंग्लिश कितने मेंबर को बोलते और लिखते आती है। पॉसिबिलिटी क्या होंगी, या तो सभी लोगों को आएंगी या फिर कम से कम एक ऐसा होगा जिसको इंग्लिश बोलते आएंगी। तो अभी हम 2 ही पॉसिबिलिटी ले रहे कि एक पर्सन को इंग्लिश लिखते और बोलते आता है या तो सभी को आता है। अब एक को आ रहा है मतलब कम से कम एक ऐसा मेंबर है जो हमारे कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे वक्त हम यूज करेंगे एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। और सभी मेंबर्स यदि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि फॉर एवरी है तो सभी एलिमेंट्स, और एग्जिस्टेंशियल है तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट यानी क्या, तो स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, मतलब जो क्वांटिफायर्स है उनको हम इन्वॉल्व करेंगे किसमें, स्टेटमेंट्स में, तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इसको हम दूसरे से भी एक्सप्लेन किए हैं। एंड ओपन सेंटेंसेस विथ अ क्वांटिफायर, ओपन सेंटेंसेस है जिसमें क्या यूज कर रहे हैं, क्वांटिफायर का यूज कर रहे हैं, और वो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में जब कन्वर्ट होते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब जहाँ पर क्वांटिफायर्स का यूज होता है ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 ये नंबर्स का एक कलेक्शन है जिसको हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी यहाँ पर ये जो हमारे एग्जाम्पल्स है उसमें से क्या फाइंड आउट करना है, क्या डिटरमाइन करना है, तो ट्रूथ वैल्यू। बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, 2 या फिर 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that x minus 4 it is equals to 3। देखिए फर्स्ट को हम अब सॉल्व करेंगे, ये गिवन हो गया, सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन कौन सी है वो हमको जानना जरूरी है। तो कंडीशन है कि x माइनस 4 इट इज इक्वल्स टू 3। देखो x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 ये कंडीशन है, और हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल है x इसको रिप्लेस करना है, और इसके जगह हमें गिवन सेट में से एक
एलिमेंट को लेना है। तो x के बराबर ऐसा हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे कि 3 मिलेगा? x इक्वल्स टू 7। देखिए हियर x इक्वल्स टू 7 जो किसको बिलोंग कर रहा है? a को बिलोंग कर रहा है, और वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो x माइनस 4 इट इज इक्वल्स टू 3 को। मतलब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हमारे इस गिवन सेट में से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए गिवन स्टेटमेंट ये क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट होगा। और हमने पहले स्टडी कर चुके हैं कि यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? टी होती है। तो मैंने इसमें ये राइट साइड में देखिए कुछ लिखकर नोट करके रखा है कि यहाँ पर ये जो सिंबल है देयर एग्जिस्ट, यदि आता है तो इसमें क्या होता होगा कि सेट ए का मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट है जो कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, या फिर सेटिस्फाई उसने करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, कॉमा x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्वांटिफायर है फॉर एवरी। अब मैंने जो भी बताया था कि फॉर एवरी है, इसका मतलब जो हमारे पास सेट होगा उन सेट में जो सभी एलिमेंट्स है वो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब करते हैं या नहीं करते हैं हम वो यहाँ पर देखेंगे। हियर x इक्वल्स टू 1, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 ये 3 के बराबर होना चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सेट का हम पहला एलिमेंट लेंगे 1। अब 1 को यदि इस कंडीशन में यदि पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। और 2 ये 3 से बड़ा है क्या? नहीं है। हाँ, उसके बाद में जैसे हम 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 1 3 होगा, 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 4 होगा, एंड 4 पुट करते हैं तो 4 प्लस 1 5 होगा। मतलब इसके बाद में जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनको यदि हम गिवन कंडीशन में सेटिस्फाई करते हैं तो वो 3 से बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो ये जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से 1 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बट फॉर एवरी इसमें क्या बताया गया है कि सेट के सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो हियर x इक्वल्स टू 1 जो बिलोंग करता है a को, नॉट सेटिस्फाई x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, देन द गिवन स्टेटमेंट ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। यदि सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करते होंगे या फिर यहाँ पे किए रहते तो स्टेटमेंट क्या होता? ट्रू हो जाता। अब जब स्टेटमेंट फॉल्स है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी? एफ होंगी। देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा के दिया है, ये फॉर एवरी है, मीन्स सेट ए का हर एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये मैंने जो मेथड का यूज किया है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सेम टू सेम बोर्ड में भी आपको इसी टाइप से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो सेट का कौन सा एलिमेंट जो सेटिस्फाई कर रहा है वो लिखना है, फिर कर रहा है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी, और स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू। क्वांटिफायर्स के और एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्यूअल्स। अब ड्यूअल्स यानी क्या होता है? जैसे हमारे पास दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है जिसे हम S1 एंड S2 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड S1 एंड S2 आर सेड टू बी ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग। कुछ वर्ड्स है, उन वर्ड्स को यदि हम रिप्लेस करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूअल्स कहेंगे। तो अब वो कौन से वर्ड्स है या कौन से सिंबल्स है? तो देखिए ये सिंबल कंजंक्शन, उसके जगह क्या लगता है? डिसजंक्शन लगता है। डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन लगेगा, स्मॉल टी है तो स्मॉल सी लगेगा, स्मॉल सी है तो स्मॉल टी लगेगा, और है तो और के जगह एंड लगेगा, एंड है तो एंड के जगह हम और को रिप्लेस करेंगे, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी के जगह कैपिटल एफ को रिप्लेस करेंगे, कैपिटल एफ के जगह कैपिटल टी को रिप्लेस करेंगे। और जब हम इन सिंबल्स या वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं इसमें, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूअल्स कहेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ये जो निगेशन सिंबल आएगा उसको हम ना तो चेंज कर सकते हैं ना तो रिप्लेस कर सकते हैं, बट उसके अलावा ये जो बाकी के सिंबल्स है या वर्ड्स है इनको जब हम रिप्लेस करेंगे इनमें, तो वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएगा? गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल्स कहलाएगा। इस टॉपिक के ऊपर का एक एग्जाम्पल,
यहाँ पे भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द ड्यूल्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनका क्या लिखना है, हमें ड्यूल्स लिखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। हमने भी देखा था कि यदि सिंबल कंजंक्शन है तो हम रिप्लेस क्या करेंगे उसको, डिसजंक्शन में, और डिसजंक्शन को रिप्लेस करेंगे कंजंक्शन में। तो देखिए इस एग्जाम्पल में P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R है, तो इस डिसजंक्शन की जगह क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा, और इस कंजंक्शन की जगह क्या आएगा, डिसजंक्शन आएगा। बहुत ही आसान है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, कैपिटल F डिसजंक्शन P कंजंक्शन R। हमने बताया था कि कैपिटल F है तो उसको रिप्लेस हम काय में करते हैं, कैपिटल T में करते हैं। तो देखिए कैपिटल F की जगह हमने क्या लिखे, T लिखे, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, निगेशन P कंजंक्शन इन ब्रैकेट Q डिसजंक्शन स्मॉल c। इसका ड्यूल निगेशन P एज इट इज है। मैंने बताया था कि निगेशन को हम ना तो रिप्लेस कर सकते हैं ना तो चेंज कर सकते हैं। तो निगेशन P एज इट इज, फिर कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, Q की जगह Q, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, और ये स्मॉल c की जगह स्मॉल t। अब स्मॉल c मतलब कॉन्ट्रडिक्शन और स्मॉल t मतलब टॉटोलॉजी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, सुनील एंड अनिल प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर एंड का यूज किया गया है, और हमें इसका जब ड्यूल लिखना है तो एंड की जगह क्या आएगा, और आएगा। यानी ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा आसान है। यदि ऐसा एग्जाम्पल बोर्ड में आता है तो हम आसानी से वो स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ हमको याद रखना है कि जो ये स्पेशल सिम्बॉल्स होंगे, या फिर स्मॉल c स्मॉल t होंगे, या फिर एफ टी होंगे, या फिर एंड और होंगे, उन्हें हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। हमने कंपाउंड स्टेटमेंट की स्टडी पहले कर चुके हैं कि किसे कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पर कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन की स्टडी किए थे। अब इन सभी के निगेशन क्या होते होंगे ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले है निगेशन ऑफ अ कंजंक्शन। देखिए P और Q का कंजंक्शन, इसका क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। और वो निगेशन किसके बराबर होगा, तो वो होगा निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q के बराबर होगा। अब जब हम इन दोनों साइड को इक्वल दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जब हम इनका जॉइंट ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इनकी ट्रूथ वैल्यू और ये जो राइट हैंड साइड है इनकी ट्रूथ वैल्यू, ये दोनों भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसीलिए हम इनको क्या दिखाते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंस। ठीक है, देख लो एक बार। अभी प्रैक्टिस के लिए इसका ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखेंगे। द किचन इज नीट एंड टाइडी। द किचन इज नीट एंड टाइडी मतलब आपका जो रसोई घर है वो साफ और सुव्यवस्थित है। अब देखिए इसका निगेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले द किचन इज नीट एंड टाइडी, यानी यहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट है। द किचन इज नीट मतलब P, द किचन इज टाइडी मतलब Q। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाए, एंड लगाए, मतलब ये है P कंजंक्शन Q। अब इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो फिर ये किसके बराबर है, निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q के। मतलब पहले सिंपल स्टेटमेंट को हमें क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो देखो द किचन इज नॉट नीट, फिर सिंबल है डिसजंक्शन, इसमें हम लगाते हैं और फिर निगेशन Q, यानी सेकंड सिंपल स्टेटमेंट का को भी हमको निगेटिव बना के लिखना है। मीन्स इट इज़ नॉट टाइडी। तो द किचन इज नीट एंड टाइडी का निगेशन होगा द किचन इज नॉट नीट और इट इज़ नॉट टाइडी। तो ये रिजल्ट को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, नोट करके रखना है। इसका यूज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का निगेशन यहाँ पे हमें स्टडी करना है। तो P डिसजंक्शन Q, इसका निगेशन होगा निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर राइट करके रख रहा हूँ। इसको बॉक्स में अच्छे तरीके से बना के इसको आपको नोट करना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, 5 इज़ अ प्राइम नंबर और
10 इज अ कंपोजिट नंबर। अब इस एग्जाम्पल में देखिए और का यूज किया गया है, मतलब सिंबल कौन था, तो डिसजंक्शन। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट है 5 इज अ प्राइम नंबर, और सेकंड सिंपल स्टेटमेंट है 10 इज अ कंपोजिट नंबर, और इनको जोड़ा गया है और से। तो इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो इसका निगेशन क्या होगा, ऊपर देखिए ये फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू ये होगा निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू के बराबर। तो सबसे पहले पी का हमें क्या लिखना है, निगेशन लिखना है। 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर, फिर सिंबल कौन था, कंजंक्शन। कंजंक्शन में यूज हम करते हैं वर्ड एंड, फिर है निगेशन क्यू मतलब क्यू का निगेशन। तो 10 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज अ निगेशन ऑफ निगेशन। ये बहुत आसान है। देखिए एक सिंपल स्टेटमेंट है पी, उसका निगेशन हमको निकालना है, तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं निगेशन क्यू से, निगेशन पी से। और निगेशन पी का भी यदि निगेशन निकालना है तो वो सिंपल पी के बराबर होता है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, ग्राफ्स आर नॉट श्योर। अब ग्राफ्स आर नॉट श्योर मीन्स ग्राफ्स ये खट्टे नहीं है ऐसा दिया गया है, ठीक है। ग्राफ्स ये खट्टे नहीं है ऐसा दिया गया है, तो इसका निगेशन क्या होगा कि ग्राफ्स आर श्योर, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट ग्राफ्स आर श्योर। इसमें से ये फर्स्ट वाला इजी है, तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया, निगेशन ऑफ निगेशन। अब इसमें क्या होगा, पहले से यदि नॉट है तो हम नॉट को निकालना है, और यदि नॉट नहीं है तो वहाँ पे नॉट लगाना है, ठीक है। इसके बाद है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। हम पहले इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल स्टडी किए हैं, और इम्प्लीकेशन किसे कहते हैं ये भी हमें पता है। जहाँ इफ और देन इस कनेक्टिव्स का यूज किया जाता है उसे क्या कहेंगे, इम्प्लीकेशन। अब इस इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या होगा, तो देखिए पी इम्प्लीकेशन क्यू का निगेशन होता है पी कंजंक्शन निगेशन क्यू के बराबर। बहुत इजी है। पहले नंबर पे यदि पी है तो यहाँ पे पी आएगा, बाद में क्यू है तो यहाँ पे निगेशन क्यू आएगा। यदि यहाँ पर निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर यदि फाइंड आउट करना है तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा क्यू कंजंक्शन निगेशन आर के बराबर। चेक कर लो, जब निगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू ये इक्विवेलेंस होता है पी कंजंक्शन निगेशन क्यू के बराबर, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट आता कैसे है, तो हमें मालूम है कि P इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन P डिसजंक्शन Q। देखो P इम्प्लीकेशन Q ये किसके बराबर होगा, निगेशन P डिसजंक्शन Q के बराबर। अब ये भी हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके लगा रहे हैं, जब हम इसका जॉइंट ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की ट्रूथ वैल्यू है ये इस राइट हैंड साइड के ट्रूथ वैल्यू के क्या होती है, इक्विवेलेंस होती है। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों की जो ट्रूथ वैल्यू है वो सेम है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंस कह रहे हैं। अब P इम्प्लीकेशन Q का निगेशन निकालना है, तो ये जो P इम्प्लीकेशन Q है निगेशन P डिसजंक्शन Q, इसको भी क्या लगाएंगे हम, निगेशन ये सिंबल लगाएंगे। अब देखो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, निगेशन P डिसजंक्शन Q। अब डिसजंक्शन इसका जो हमने निगेशन निकाला था, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम P डिसजंक्शन Q का निगेशन निकालते हैं तो वो निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q के बराबर होता है। मतलब P को पहले क्या लगाना, निगेशन, उसके बाद सिंबल चेंज कंजंक्शन, फिर Q को क्या लगाना, निगेशन लगाना। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो निगेशन P, ये जो निगेशन P है इसको हमने पहले क्या लगाया, निगेशन लगाया, फिर इस सिंबल को चेंज कर दिए कंजंक्शन में, और फिर जो Q है Q को निगेशन लगा दिए। समझ में आ गया, इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है निगेशन ऑफ निगेशन P। अब निगेशन ऑफ निगेशन के ऊपर से ये क्या होता है, P के बराबर होता है। तो निगेशन ऑफ निगेशन P ये क्या होगा, P के बराबर होगा। फिर कंजंक्शन सिंबल एज इट इज एंड निगेशन Q एज इट इज। तो यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए, निगेशन ऑफ निगेशन। इसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ निगेशन, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें कैसे मिला कि निगेशन ऑफ
P implication Q it is equivalence to P conjunction negation Q। हमें इनकी जो स्टडी है वो डिटेल इसीलिए करनी है क्योंकि नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, ये कैसे इक्वेलेंस आया ये तो अब हम देख चुके हैं। अब सही में ये दोनों इक्वल है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाकर भी चेक कर सकते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है लॉजिकल इक्विवेलेंस है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे प्राइम कंपोनेंट्स है P एंड Q, तो पहला कॉलम P सेकंड कॉलम Q, फिर उसके बाद P इम्प्लीकेशन Q थर्ड कॉलम, फिर है निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q फोर्थ कॉलम, फिर राइट साइड में है निगेशन Q और फिर 6 नंबर पे है ये राइट हैंड साइड पूरा। ठीक है, अब ट्रूथ वैल्यू तो हमें बहुत मालूम ही है, बहुत अच्छे तरीके से याद है कि स्टार्टिंग की 2 ट्रूथ वैल्यू T, बाद में 2 फॉल्स, फिर Q की ट्रूथ वैल्यू T अप, फिर इम्प्लीकेशन वाला रिजल्ट हमें मालूम है कि जब 2 ट्रूथ वैल्यू T होती है तो इसका इम्प्लीकेशन T, दोनों जब ट्रूथ वैल्यू F है तो उनका इम्प्लीकेशन T, और फर्स्ट T है तो सेकंड F है, तो ऐसे वक्त सेकंड की ट्रूथ वैल्यू उसके इम्प्लीकेशन में लिखते हैं। उसी तरह फर्स्ट F और सेकंड T है तो सेकंड में है T तो उसके हम इम्प्लीकेशन में लिखते हैं। समझ में आ गया। फिर P इम्प्लीकेशन Q का निगेशन, इन सभी की ट्रूथ वैल्यू हम चेंज यहाँ पे करके लिख रहे हैं देखिए। फिर उसके बाद 5th नंबर कॉलम निगेशन Q की सारी ट्रूथ वैल्यू चेंज कर देंगे। फिर 6 नंबर है P कंजंक्शन निगेशन Q, P और इस निगेशन Q का क्या निकालना है कंजंक्शन। कंजंक्शन का रूल क्या कहता है कि यदि एक भी F है तो F, दोनों T है तो T। देखो यहाँ पे दोनों F है, यहाँ पे भी दोनों एक F है, तो ये रिजल्ट मिल गया। ये है कॉलम नंबर 6। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न है ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ये इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम नंबर है 4। अब देखिए यहाँ पे 4 की ट्रूथ वैल्यूज और 6 की ट्रूथ वैल्यूज, फर्स्ट है दोनों F दोनों T, यहाँ पे देखिए दोनों F, यहाँ पे दोनों भी F, यानी द ट्रूथ वैल्यूज इन द कॉलम्स 4 एंड 6 आर सेम मीन्स आइडेंटिकल, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे लॉजिकली इक्विवेलेंस होंगे। अब उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये मैं जो बॉक्स में बना के रख रहा हूँ इन सभी को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इसका यूज़ आपको आगे होने वाला। स्टूडेंट्स निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का एक एग्जाम्पल, इफ़ मोर ट्रीज आर प्लांटेड देन वी गेट ग्रीनरी अराउंड अस। यहाँ पे देखिए इफ़ और देन का यूज किया गया है, मतलब ये इम्प्लीकेशन वाला एग्जाम्पल है और इसका हमें क्या निकालना है निगेशन। तो सबसे पहले ये बॉक्स हम चेक कर लेंगे, P इम्प्लीकेशन Q का निगेशन ये P कंजंक्शन निगेशन Q के बराबर होता है। ठीक है, तो ये गिवन स्टेटमेंट कैसे चेंज होगा, इसका निगेशन क्या होगा, तो देखिए तो मोर ट्रीज आर प्लांटेड, इसमें P है मोर ट्रीज आर प्लांटेड, उसको हमें एज इट इज रखना है क्योंकि रूल ही कहता है कि P एज इट इज रहेगा। फिर कंजंक्शन है तो कंजंक्शन में हम क्या लगाते हैं एंड का यूज करते हैं, तो देखिए एंड लगा दिए। उसके बाद Q को क्या लगाना है निगेशन लगाना है। अब यहाँ Q क्या था, वी गेट ग्रीनरी अराउंड अस, तो उसका निगेशन क्या होगा वी डू नॉट गेट ग्रीनरी अराउंड अस। समझ में आपको आ ही गया होगा, ये था एग्जाम्पल निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का। इसके बाद नेक्स्ट है निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो पहले बॉक्स चेक कर लीजिए, निगेशन in bracket P double implication Q is equivalence to in first bracket P conjunction negation Q disjunction in second bracket Q conjunction negation P। इसको आपको याद रखना है और ये दोनों साइड लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे हो सकते हैं ये चेक करने के लिए आप इनका जॉइंट ट्रूथ टेबल बना के इन दोनों को इक्वल दिखा भी सकते हैं। ठीक है, P double implication Q is equivalence to P implication Q conjunction Q implication P।
अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को आप बनाकर इन दोनों को आप इक्वल दिखा सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वेलेंस है। तो हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अब ये P डबल इम्प्लीकेशन Q को क्या लगाएंगे, निगेशन लगाएंगे। देखिए तो राइट साइड को भी हमें निगेशन लगाना पड़ेगा, बराबर है। फिर इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप, इस मेन ब्रैकेट के अंदर ये जो स्मॉल जो दो ब्रैकेट है इनके बीच में कंजंक्शन है, और हमें निगेशन ऑफ कंजंक्शन पता था कि जब P कंजंक्शन Q है और इसका यदि हमें निगेशन निकालना है तो किसके बराबर होता है, निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q के बराबर। तो P के बराबर ये फर्स्ट ब्रैकेट, Q के बराबर सेकंड ब्रैकेट। तो अकॉर्डिंग टू निगेशन ऑफ कंजंक्शन का यूज हम यहाँ पे करेंगे। क्या बोलता है, तो निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सिंबल चेंज, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट। समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q। इसके जस्ट पहले हम स्टडी कर चुके हैं निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो वो कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या करता है, निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q ये किसके बराबर होगा, P कंजंक्शन निगेशन Q के बराबर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो निगेशन P इम्प्लीकेशन Q ये होगा P कंजंक्शन निगेशन Q के बराबर। उसके बाद डिसजंक्शन एज इट इज। अब ये भी उसी तरह से हमको लिखना है। यदि स्टार्टिंग में Q है तो पहले Q आएगा, बाद में P है तो बाद में P आएगा। पहले यहाँ पर P है तो पहले P आएगा, बाद में Q है तो Q आएगा। एकदम ईजी है। तो इस तरह से हम ये रिजल्ट ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। अभी समझने के लिए एक वर्ड वाला एग्जाम्पल है, फार्मर्स गेट गुड क्रॉप इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सफिशियंट रेनफॉल। देखो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का यूज किया गया है, मतलब है डबल इम्प्लीकेशन का एग्जाम्पल है, और इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन। पहले रूल क्या कहता है कि देखिए P कंजंक्शन निगेशन Q। अब इसमें P क्या होगा, इसमें P होगा फार्मर्स गेट गुड क्रॉप, और Q क्या होगा कि देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल। तो अकॉर्डिंग टू निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन के हिसाब से हम ये निगेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले P कंजंक्शन निगेशन Q होगा, फार्मर्स गेट गुड क्रॉप बट देयर इज नो सफिशिएंट रेनफॉल। फिर ये डिसजंक्शन सिंबल है तो इसका वर्ड क्या लगेगा, और लगेगा। फिर है Q कंजंक्शन निगेशन P, देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल बट फार्मर्स डू नॉट गेट गुड क्रॉप। स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें बहुत कॉन्सेंट्रेट से सुनना भी है और उससे लिखना भी है। आपका कॉन्सेंट्रेशन ही यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ A इक्वल्स टू एक सेट है 3, 5, 7, 9, 11, 12, ये उसके एलिमेंट्स है। देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है ट्रूथ वैल्यू। सेट ए में एलिमेंट्स कौन से है, 3, 5, 7, 9, 11, 12। फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कंडीशन है x माइनस 8 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्वांटिफायर लगाया गया है देयर एग्जिस्ट। हमने बताया था देयर एग्जिस्ट यदि है तो कम से कम एक एलिमेंट इस गिवन सेट का हमारे गिवन कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखते हैं। इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट है 9 जो सेटिस्फाई करता है हमारे कंडीशन को। जब हम x के बराबर 9 पुट करेंगे तो 9 माइनस 8 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी हमारा जो स्टेटमेंट ये दिया गया है ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, t होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, कॉमा x स्क्वेयर प्लस x इज एन इवन नंबर। कंडीशन है x स्क्वेयर प्लस x इज एन इवन नंबर, और यहाँ पर क्वांटिफायर है फॉर एवरी मीन्स यूनिवर्सल। फॉर एवरी आया तो समझ जाना कि सेट के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए इस कंडीशन को। अब इस सेट में जो वैल्यूज़ है, जैसे 3 यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9।
9 + 3 कितना 12, 12 इज इवन नंबर, सही है। फिर 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 + 5 मीन्स 30, ये भी इवन नंबर है, ये भी सही है। 7 x के बराबर 7 पुट करते हैं तो 7 स्क्वायर 49 + 7 ये होगा 56, ये भी इवन है। इस तरह से सारे एलिमेंट्स जब हम इस कंडीशन में पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, बराबर है। मतलब x² + x ये क्या हो रहे हैं, इवन नंबर हो रहे हैं सारे एलिमेंट्स पुट करने के बाद, तो गिवन स्टेटमेंट ये क्या होगा, ट्रू होगा। और जब स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, टी होंगी। उम्मीद करता हूँ दोनों भी क्वांटिफायर के ऊपर का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। फिर से और एक एग्जाम्पल इन क्वांटिफायर्स के। नंबर 3, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x² इज लेस दैन 0। देखिए सिम कौन सा क्वांटिफायर है, देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, कम से कम ये एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। x² ये क्या है बोल रहा है, 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव आना चाहिए। अब जब हमारे पास जो गिवन सेट है उनके सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है तो उनका जब स्क्वायर हम करेंगे तो निगेटिव आ ही नहीं सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं है। हियर नो एलिमेंट ऑफ सेट ए सेटिस्फाइज x² इज लेस दैन 0, मतलब द गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। अब जब गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, f होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ट्वाइस x + 9 इज ग्रेटर देन 14। अब यहाँ पर फॉर एवरी का यूज किया गया है। अब समझ जाना, फॉर एवरी यूनिवर्सल है तो सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और एक भी यदि एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और सभी एलिमेंट्स यदि सेटिस्फाई करते हैं तो वो ट्रू हो जाएगा। तो हियर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब x के बराबर जब हम 3, 5, 7, 9, 11, 12 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई करते हैं गिवन कंडीशन को, मतलब ट्वाइस x + 9 ये 14 से बड़ा है। इसीलिए गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। और एक प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x + 8 इज ग्रेटर देन 40। देयर एग्जिस्ट है मतलब कम से कम एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई करता होगा तो भी चलता है। तो देखो कंडीशन है 3x + 8 इज ग्रेटर देन 40, मतलब x के बराबर ऐसा हमको नंबर्स पुट करने हैं गिवन सेट में से जो 8 के साथ ऐड करने के बाद 40 से बड़े होना चाहिए। तो हियर x = 11 एंड 12 सेटिस्फाइज 3x + 8 इज ग्रेटर देन 40। इसीलिए गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा, ट्रू होगा, और जब स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, टी होंगी। मैं जिस तरह से ये आंसर लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको बोर्ड में इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। देयर एग्जिस्ट है तो मिनिमम 1 एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए, और फॉर एवरी है तो सभी सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि सभी सेटिस्फाई नहीं करते तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, और करते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग जो एग्जांपल है उसको आपको सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ड्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें लिखना है ड्यूल्स। ड्यूल्स का कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें सिंपली रिप्लेस करना है। कुछ स्पेशल सिंबल्स है, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, स्मॉल टी की जगह स्मॉल सी की जगह स्मॉल टी, कैपिटल टी की जगह कैपिटल यव की जगह कैपिटल टी। बट यहाँ पर जो निगेशन सिंबल है ये चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 इज P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। इसमें देखिए ये जो सिंबल्स है इन दोनों को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए ध्यान से, डिसजंक्शन है कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, इस कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, बट जहाँ पे निगेशन है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए P डिसजंक्शन Q था तो इसकी जगह क्या आएगा, P कंजंक्शन आएगा। फिर ये कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, इस डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, इस कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, और जहाँ निगेशन है वो एज इट इज। नेक्स्ट एग्जांपल निगेशन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R कंजंक्शन स्मॉल t। इस डिसजंक्शन सिंबल की जगह कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, इस कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, और स्मॉल t की जगह स्मॉल c।
बट जो निगेशन है वो चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए, जो स्पेशल सिंबल्स है उसे हमें चेंज करना है, बट निगेशन ये सिंबल चेंज नहीं होगा। इसके रिमेनिंग एग्जांपल्स आप कंप्लीट करना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट गिवन है x + 8 इज ग्रेटर दैन 11 और y - 3 इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले ये जो फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, इसे हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड सिंपल स्टेटमेंट को हम q से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों के बीच में और है, मतलब सिंबल लगेगा डिसजंक्शन। ओके, और हमें एक रिजल्ट पता है कि p डिसजंक्शन q का निगेशन ये क्या होता है, निगेशन p कंजंक्शन निगेशन q, पता है ना। p डिसजंक्शन q, इसका जो निगेशन है वो होता है निगेशन p कंजंक्शन निगेशन q के बराबर। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसका निगेशन करना होगा। तो फर्स्ट है x + 8 इज ग्रेटर दैन 11, तो ग्रेटर दैन का निगेशन क्या होगा, लेस दैन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद सिंबल यहाँ पर कंजंक्शन है, मतलब एंड का यूज करेंगे। और जो सेकंड सिंपल स्टेटमेंट होगा उसको भी हमें निगेशन बनाना पड़ेगा, उसका निगेटिव लिखना होगा। तो y - 3 यहाँ पे इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 6। तो चेक कर लो, और के जगह एंड आएगा और ये दोनों स्टेटमेंट को हम निगेशन कर देंगे, उसका निगेशन बना देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 11 इज लेस दैन 15 एंड 25 इज ग्रेटर दैन 20। एंड के जगह और आएगा और सिंबल चेंज कर देंगे, इधर लेस देन है तो इसका निगेशन होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इसका निगेशन होगा लेस देन इक्वल्स टू। समझ में आ गए, दोनों एग्जांपल बहुत इजी है। इसके बाद नंबर 3, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। अब यहाँ पर यूज किसका किया गया है, इफ एंड ओनली इफ का, मतलब डबल इम्प्लीकेशन, और इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रखो जो हम पहले देख चुके थे कि p डबल इम्प्लीकेशन q का निगेशन क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में p कंजंक्शन निगेशन q डिसजंक्शन इन सेकंड ब्रैकेट q कंजंक्शन निगेशन p। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि p क्या होगा। तो p ये क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर है और q क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। यहाँ पे हमें pq लिखना नहीं है, सिर्फ निगेशन निकालना है। तो इसका निगेशन होगा कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ब्रैकेट। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट रोम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सेकंड ब्रैकेट। क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। बहुत आसान है। आप ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इस टॉपिक में, डबल इम्प्लीकेशन, इसको चेक करके आप ये समझ सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग। इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग, एंड का यूज किया गया है तो एंड की जगह क्या आएगा, और आएगा, और ये दोनों जगह पे हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो निगेशन क्या बनेगा, इट इज़ नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन, इफ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। सबसे पहले यहाँ पर इफ देन का यूज किया गया है, मतलब इम्प्लीकेशन। तो हमें मालूम है कि p इम्प्लीकेशन q का निगेशन ये p कंजंक्शन निगेशन q के बराबर होता है। तो यहाँ पर p ये क्या होगा, इट इज़ रेनिंग होगा, और q होगा प्ले फुटबॉल। तो देखो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के हिसाब से जो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है उसका हम निगेशन लिखेंगे। तो पहले p मतलब इट इज़ रेनिंग, फिर सिंबल है कंजंक्शन, कंजंक्शन में हम यूज करते हैं एंड, और निगेशन q मीन्स वी विल नॉट गो और
नॉट प्ले फुटबॉल। बहुत आसान है। पूरा खेल ये रिजल्ट के ऊपर है। सबसे पहले हमको ये कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद में यहाँ पर पी क्या होगा वो हम अलग से आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं, डिसाइड करके रख सकते हैं, पर वो आप यहाँ पे लिखना चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है इसका जो आंसर हम लिखते हैं तो इसमें पी और क्यू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी आप रफ वर्क के लिए पी और क्यू को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे पी था इट इज़ रेनिंग और क्यू था वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। रूल क्या कहता है कि पी कंजंक्शन निगेशन क्यू होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट जैसे के वैसे लिखेंगे इट इज़ रेनिंग, और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको निगेशन नेगेटिव बना देंगे, और कंजंक्शन है तो एंड लगेगा, तो एंड के बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको निगेटिव बना दो, तो वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसका निगेशन क्या होगा? ऑल के जगह क्या आएगा? सम आएगा। जब भी हमने बताए थे ऑल के जगह क्या रिप्लेस करेंगे? सम करेंगे। और आर होल नंबर्स के जगह क्या आएगा? आर नॉट होल नंबर्स आएगा। ठीक है ना? तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इसका निगेशन होगा सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर एवरी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी स्मॉल एन ये नेचुरल नंबर्स है, कॉमा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो इसका निगेशन जब हम निकालते हैं तो इसको चेंज करना होगा। फॉर एवरी के जगह देयर एग्जिस्ट आएगा, इस कॉमा के जगह सच दैट आएगा, और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4 है तो यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाय 4 होएगा। बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट x माइनस 17 इज लेस देन 20। देयर एग्जिस्ट के जगह पे क्वांटिफायर हम यूज करेंगे फॉर एवरी। सच दैट दिया है तो सच दैट को हटा के यहाँ पे कॉमा लगेगा, और ये जो लेस देन है इस सिंबल के जगह पर आएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। बहुत ईजी है। आप इसको जब एक साथ कंपेयर करोगे ना, एक साथ जब हम इस स्टडी करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे हम जब निगेशन निकालते हैं तो किस तरह से उसके रिजल्ट आते हैं। बहुत ईजी रिजल्ट है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो जो टॉपिक है इसको आपको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से मैंने आपको लिखा के दिया, सिर्फ आपको उसको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पे लिखना है कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव किसका, जो इम्प्लीकेशन वाले जो स्टेटमेंट्स है उनका। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ x इज less than y then x square is less than y square where x y be the real number। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर p और q लिखना है, तो p ये क्या होगा? if के बाद स्टार्ट होने वाला सिंपल स्टेटमेंट मतलब p इज लेस देन y। then के बाद स्टार्ट होने वाला सिंपल स्टेटमेंट मतलब q, तो q होगा x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया है इसका सिंबॉलिक फॉर्म है p इम्प्लीकेशन q। अब हमें इस p इम्प्लीकेशन q का निकालना है कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स होगा q इम्प्लीकेशन p। इम्प्लीकेशन आ गया तो इफ और देन का यूज करेंगे, बट पहले क्या आएगा? q आएगा, तो इफ के बाद पहले लिखेंगे q दिया है x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, तो इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर फिर देन p मीन्स देन x इज लेस देन y, तो ये हो गया कॉन्वर्स। फिर इनवर्स मीन्स निगेशन p इम्प्लीकेशन निगेशन q। अब इनवर्स में क्या होगा? जो p है उसको हम निगेशन लिखेंगे, ये जो p है इसको निगेटिव बना के लिखो, तो p दिया है x इज लेस देन, तो इसका निगेशन होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y देन निगेशन q को का भी हमें निगेशन लिखना है, तो x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर का निगेशन होगा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वर्स। फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब कॉन्वर्स का निगेशन, तो हमने जो कॉन्वर्स लिखे है इसका निगेशन लिख लीजिए। इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर है तो इसका निगेशन होगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देन के जगह देन एक्स इज लेस देन वाई के जगह एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। समझ में आ गया? एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ फैमिली बिकम्स लिटरेट
इफ़ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। अब जरूरी नहीं है कि इम्प्लीकेशन वाला एग्जाम्पल हमेशा इफ से ही स्टार्ट हो, बीच में भी इफ हो सकता है। देखिए यहाँ पर बीच में इफ है, तो इफ के बाद में जो स्टेटमेंट होगा सिंपल स्टेटमेंट, उसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इफ के बाद क्या है, द वुमेन इन इट, मतलब कहाँ पर, फैमिली की, मीन्स द वुमेन इन द फैमिली आर लिटरेट। यहाँ पी क्या होगा, द वुमेन इन द फैमिली आर लिटरेट। फिर क्यू, क्यू होगा अ फैमिली बिकम लिटरेट, क्यू होगा अ फैमिली बिकम लिटरेट। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, तो गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, बिकॉज यहाँ पर इफ का यूज किया गया है, मतलब हम यहाँ पर इफ और देन ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्वर्स होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी। मतलब ये जो हमने पी और क्यू लिखे हैं उसमें शुरुआत हम करेंगे पहले इफ से, और इफ के बाद जो सिंपल स्टेटमेंट आएगा वो कौन सा होगा, क्यू होगा। तो इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, फिर उसके बाद देन के बाद आएगा पी, देन वुमेन इन इट आर लिटरेट। ठीक है, चेक कर लो फिर से एक बार। कॉन्वर्स मीन्स क्यू इम्प्लीकेशन पी। पहले इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वुमेन इन इट आर लिटरेट। बहुत इजी, देखो फैमिली हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इन इट, इन इट। इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वुमेन इन इट आर लिटरेट। तो ये हो गया कॉन्वर्स। इसके बाद इनवर्स, इनवर्स मीन्स निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, यानी जो पी होगा इसका हमें निगेशन लिखना होगा, और उसके बाद क्यू है, क्यू का भी निगेशन लिखना होगा, और हम इसे दोनों को जोड़ेंगे किससे, इफ और देन से। तो इफ के बाद निगेशन पी, तो ये होगा इफ द वुमेन इन अ फैमिली आर नॉट लिटरेट, फिर देन के बाद निगेशन क्यू, देन फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। बहुत आसान है। फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। हमारे पास जो पी और क्यू है, ये जो पी और क्यू है, इसमें सबसे पहले हमें इफ लिखना है, और इफ के बाद निगेशन क्यू लिखना है, फिर देन के बाद निगेशन पी लिखना है, क्योंकि कॉन्ट्रापॉजिटिव में ही हम पहले स्टडी कर चुके हैं। पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। तो ये होगा इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन इट आर नॉट लिटरेट। स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जाम्पल हमने कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव इस टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अब जितने भी रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है, आप इस वीडियो को अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन से अटेंड करते हुए नोट्स बना लीजिए और पूरे प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में स्टडी की है क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं, उसके कौन से टाइप्स है। तो क्वांटिफायर्स के दो टाइप्स, एक तो यूनिवर्सल और दूसरा एग्जिस्टेंशियल। अब इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर में ये जो सिम्बॉल्स, यानी यहाँ पर जो गिवन सेट होगा वो सभी उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और एग्जिस्टेंशियल इसमें कम से कम एक सेटिस्फाई करता है। उसके बाद क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मीन्स जहाँ पे क्वांटिफायर्स का हम यूज करते हैं एज ए स्टेटमेंट। ड्यूअल्स, यहाँ पे हमें रिप्लेस करना होता है। स्पेशल सिम्बॉल्स, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, स्मॉल टी की जगह स्मॉल सी की जगह स्मॉल टी, एंड की जगह बट की जगह एंड, इस तरह से। उसके बाद निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, जिसे हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं, रिजल्ट्स, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन की स्टडी किए। फिर उसके बाद कॉन्वर्स, पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्वर्स होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी, इनवर्स होता है निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आधारित एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो मीन्स लेक्चर नंबर 3 पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और
जो 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं जो 12th में पढ़ते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद वाली जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 इस मैथमेटिकल लॉजिक की सीरीज की, ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।